मुजाहिद रहमत खान ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कमांडर, तुम्हें तो मालूम होगा कि हमने इनके साथ क्या सलूक किया होगा। बस यूं समझ लो कि हमने इन्हें ठिकाने नहीं लगाया। मिशन मुकम्मल होने के बाद इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इतनी देर में बाहर किसी बड़ी वैगन के रुकने की आवाज आई। रहमत खान जल्दी से उठकर खिड़की की तरफ गया और बाहर झांक कर बोला, अनवर खान आ गया है। मकान के आगे जाफरानी रंग की एक लंबी कोस्टर वैगन खड़ी थी जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में बड़े लफ्जों में पैलेस होटल लिखा था और ऊपर 4 स्टार बने हुए थे। ये 4 स्टार होटल था। जाहिर है दिल्ली का कोई आला और फैशनेबल होटल था जहां श्रीराज जैसा स्मगलरों का बादशाह अपने खास आदमियों की दावत कर रहा था। अनवर खान खुद होटल के मुलाजमों की वर्दी में था। इसने इशारों में ही कमांडो खालिद को और मुझे सलाम किया और हम दरवाजा खोलकर वैगन में सवार हो गए और वैगन पैलेस होटल की तरफ चल पड़ी। बहुत बड़ा 6-7 मंजिला होटल था जिसके आगे रोशनियों में जगमगाता हुआ सब्जाजार था। दरमियान में एक फवारा चल रहा था। पार्किंग लॉट में चमकती हुई गाड़ियां खड़ी थीं। लॉबी को जाने वाला दरवाजा शीशे का था जिसके आगे एक ऊंचा लंबा मुलाजिम कदीम राजाओं का लिबास पहने खड़ा था। दरवाजा कंप्यूटराइज्ड था। आदमी करीब जाता तो खुद ब खुद एक तरफ को खिसक जाता था। लॉबी में बड़े झाड़, फानूस और सोफे लगे थे। दिल्ली की हसीन औरतें रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों में मलबूस तितलियों की तरह इधर उधर चमकती फिर रही थीं। होटल पूरी तरह से एयर कंडीशनर था और इसकी फिजा में हल्की हल्की गर्माइश थी। दिल्ली की शाम की शदीद सर्दी बाहर ही रह गई थी। अनवर खान हमें गाइड कर रहा था। हम बैरों की वर्दियों में मलबूस इसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो हमें लॉबी में इसके दाएं जानब वाले दरवाजे से निकाल कर एक राहदारी में ले आया जहां किस्म किस्म के मशरूबात और खानों की खुशबुएं फैली हुई थीं और सफ़ेद टोपियों वाले वेटर हाथों में ट्रे लिए आ जा रहे थे। इनमें खातून वेट्रेस भी थीं। राहदारी से गुजरकर हम एक मुस्ततील कमरे में आ गए जहां काउंटर पर शीशे और स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ बर्तन पड़े थे। काउंटर के पीछे गैस के चूल्हे पर स्टेनलेस स्टील की बड़ी बड़ी देचकियां चढ़ी हुई थीं। शेफ और इसके असिस्टेंट्स बड़ी गर्मजोशी और मशीन के पुर्जों जैसी तेजी के साथ अपने अपने काम में लगे हुए थे। अनवर खान ने हम तीनों को एक तरफ बिठा दिया और एक सूट बूट वाले काले रंग के आदमी को अंग्रेजी में कहा, सर कानपुर वाले बेरे आ गए हैं। इस आदमी ने करीब आकर हमें सर से पांव तक देखा। हमारे शनाख्ती कार्ड जो हमारे कोट के कॉलरों से लगे थे चेक किए और हूं करता दूसरी तरफ निकल गया। मुजाहिद अनवर खान ने रहमत खान को बुलाकर कुछ कहा और खुद दूसरी तरफ चला गया। रहमत खान हमारे पास आकर बैठ गया और आहिस्ता से कहने लगा, डिनर ठीक 9 बजे शुरू होगा मगर इससे पहले हॉल में शराब चलेगी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या श्रीराज वहाँ पर होगा? रहमत खान बोला, क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हें इसकी शक्ल दिखा दूंगा। कमांडो खालिद भी मेरे करीब ही बैठा हुआ था। इसने धीमी आवाज में कहा, इसका नाम यहाँ न लो। मैं चुप हो गया। हम कोई पौन घंटा वहाँ बैठे रहे। इस दौरान मुजाहिद अनवर खान ने हमें चाय ला कर दी। मुजाहिद अनवर के अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो भी वहाँ के बाहर के बेरों के भेष में आया है और वहाँ कोई भी इसे नहीं पहचानता। काले चीफ बटलर को और किचन के दूसरे आदमियों को ये जरूर मालूम था कि हम बाहर से मंगवाए गए श्रीराज के खास बैरे हैं जिन पर इसे पूरा भरोसा है। पौन घंटे बाद एक तरफ से शीशे की बड़ी खूबसूरत ट्रालियां आने लगी। ये 6-7 ट्रालियां थीं जिन पर मुख्तलिफ शराबों की बोतलें लगी हुई थीं। रंग बिरंगे हर साइज और हर किस्म के गिलास थे। हर ट्राली पर काफी तादाद में इस्त्री किए हुए सफेद रुमाल तय करके रखे हुए थे। हर ट्राली में एक एक तांबे का गुलदान था जिसमें मौसम के फूल सजे हुए थे। काला चीफ बटलर अंग्रेजी बोलता हुआ आ गया और बोला, जल्दी से अटेंशन हो जाओ, पार्टी का पहला सेशन शुरू हो रहा है। वहाँ बाहर से आए हुए 3-4 दूसरे बेरे भी थे जो हमारे करीब ही स्टूलों पर बैठे थे। वो जल्दी से उठ खड़े हुए। हम भी उठकर अटेंशन हो गए। एक एक वेटर को एक एक ट्रॉली दे दी गई। चीफ बटलर ने करख्त आवाज में कहा,
लिफ्ट नंबर 4 स्टोरी नंबर 5। ओके जाओ। अनवर खान वहाँ नजर नहीं आ रहा था। एक ट्राली कमांडो खालिद को दी गई, एक ट्राली मुझे और एक ट्राली मुजाहिद रहमत खान लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वो हमारे आगे आगे था। हम लिफ्ट के पास जाकर रुक गए। लिफ्ट खुली। मैंने देखा कि मुजाहिद अनवर खान लिफ्ट के अंदर मौजूद था। हमारे पीछे पीछे दूसरे शहरों से आए हुए 3 बेरे भी थे। अनवर खान ने इन्हें हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, तुम पहले आओ जल्दी। तीनों बेरे शराब की बोतलों से लदी हुई ट्रालियां लेकर जल्दी जल्दी ट्राली को हाथों से चलाते लिफ्ट में दाखिल हो गए। अनवर खान ने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं, कमांडो खालिद और मुजाहिद रहमत खान अपनी अपनी ट्रालियों के पास खड़े लिफ्ट के दरवाजे के ऊपर बदलते हुए नंबरों को तकने लगे। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुक गई थी। इसके बाद लिफ्ट ने नीचे आना शुरू कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनवर खान ने हमें अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, अनवर खान ने लिफ्ट का बटन ना दबाया और कोने में पड़ा हुआ पीतल का एक गुलदान उठाकर ट्राली वाले गुलदान के साथ बदल दिया। कोने वाला गुलदान इसने ट्राली में रख दिया और ट्राली वाला गुलदान लिफ्ट के कोने में रखकर लिफ्ट पर 5 नंबर का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। मुजाहिद रहमत खान ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ हॉल में जाओगे। कमांडो खालिद से इसने कहा, कमांडर तुम दूसरी तरफ ट्राली लेकर जाओगे और जहां तुम्हें हॉल कमरे का अटेंडेंट कहेगा वहां ट्राली रख कर वापस नीचे वाले कमरे में आ जाओगे। अनवर खान ने मुझसे कहा, ये गुलदान शरीराज वाली टेबल पर इसके सामने रख देना। फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही कमांडो मंजिल खालिद अपनी ट्राली को एक तरफ लेकर चला गया। मुझे मुजाहिद रहमत खान गाइड कर रहा था। वो मेरे आगे आगे था। हम एक रोशनियों से जगमगाती हुई राहदारी से गुजर रहे थे। सामने डाइनिंग हॉल का दरवाजा था जिसके बाहर एक मुसल्ला गार्ड खड़ा था। इसने पहले मुजाहिद रहमत खान की ट्राली चेक की, फिर मेरी ट्राली पर लगी बोतलों, गिलासों और दूसरी चीजों को चेक किया और दरवाजे का एक पट खोलकर कहा, ये चीजें रख कर फौरन वापस आ जाओ। मैंने कहा, यस सर। डाइनिंग हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और लोग बातें कर रहे थे। किसी किसी वक्त हल्के से कहकों की आवाजें भी आ जाती थीं। रहमत खान ट्राली लेकर मेरे साथ चलने लगा। इसने एक सतून की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, सामने वाले सतून के पास सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगाए शरीराज बैठा है। तुम्हें ट्राली दरमियान में रख कर अपना गुलदान शरीराज के सामने मेज पर रखना है। ये कहकर वो दूसरे विंग की तरफ निकल गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्राली को लिए मेहमानों की बड़ी मेजों के दरमियान आ गया। ट्राली वहीं रहने दी और गुलदान उठाकर सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक जिसने लगाई हुई थी इसके सामने वाले शीशे के मेज पर रख दिया। मैंने एक नजर शरीराज पर डाली। 50 के करीब उम्र होगी। बालों में सफेदी छलकने लगी थी। चेहरे पर करख्तगी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। गुलदान में सुर्ख गुलाब के पौधे खिले हुए, फूल सजे हुए थे, लेकिन इन फूलों के दरमियान गुलदान के तह में ऐसा धमाका खेज मवाद भरा हुआ था जो इस होटल की पूरी मंजिल को तहस नहस करने के लिए काफी था। मैं गुलदान रखते ही पीछे हटा और बड़े अदब से चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे नहीं पता इस वक्त मुजाहिद रहमत खान और कमांडो खालिद कहाँ थे। मुझे हदायत की गई थी कि मैं गुलदान रखने के फौरन बाद नीचे केटरिंग रूम के बाथरूम में आकर बैरों वाली वर्दी उतार कर दूसरे कपड़े पहनूंगा और होटल से फौरन निकल जाऊंगा और दूसरे चौक में एक खास रेस्टोरेंट में रुककर अपने साथियों का इंतजार करूंगा। धमाका खेज गुलदान मुजाहिद रहमत और अनवर खान ने अपने एक साथी की मदद से खास तौर पर तैयार करवाया था और जो धमाका खेज मवाद तैयार करने में माहिर थे। मुझे बताया गया था कि गुलदान में लगा हुआ बम या बारूद 1 घंटे बाद फटेगा। अनवर खान ने धमाका खेज गुलदान लिफ्ट में मेरी ट्राली पर रखते हुए इसके एक खास बटन को दबा दिया था। गुलदान बम की उल्टी गिनती इसी वक्त से शुरू हो गई थी। मैं लिफ्ट में बैठकर नीचे केटरिंग रूम में आ गया। यहाँ तो एक बहरों की सिवा और कोई नहीं था। मैंने अपने कपड़े बाथरूम के एक बॉक्स में छुपाए हुए थे। बाथरूम में घुसकर मैंने जल्दी जल्दी बैरे की वर्दी उतारकर बक्स में छुपा दी और अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से निकला और जैकेट के कॉलर ऊपर चढ़ाए और तेज तेज कदमों से केटरिंग रूम में चलता हुआ कॉरिडोर में और वहां से होटल की लॉबी में आ गया। धमाका होने में मेरे हिसाब से अभी आध घंटा बाकी था। मैं होटल के सब्जाजार के करीब से होता हुआ गेट में से बाहर निकल गया। जिस रेस्तोरां में पहुंचकर मुझे अपने साथियों का इंतजार करना था वो मामूली सा चाय खाना था और पैलेस होटल से ज्यादा दूर नहीं था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जगह मुनासिब नहीं थी।
हमें वहां से काफी दूर जाकर एक दूसरे से मिलना चाहिए था, मगर अब जगह नहीं बदली जा सकती थी। ये बात भी थी कि मुझे गंज मोहल्ले का रास्ता भी मालूम नहीं था जहां रहमत खान का घर था, और मुश्ताक साहब के क्वार्टर का भी रास्ता मालूम नहीं था। मुझे हर हाल में रेस्तुरान में अपने मुजाहिदों का इंतजार करना था। मैं रेस्तुरान में आकर बैठ गया। मैंने चाय मंगवाई और रेस्तुरान की दीवार पर लगे क्लॉक पर निगाह डाली। मेरे हिसाब से होटल में धमाका होने में 10-15 मिनट बाकी रह गए थे। ये ख्याल भी आया कि हो सकता है गुलदान में लगाया हुआ धमाका खेज मवाद अगर न फट सका तो हमारी सारी मेहनत रायगां जाएगी और दोबारा एक तवील मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी। मैं चाय भी पी रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद सामने दीवार पर लगे क्लॉक को भी देख लेता था, जिसकी सेकंड की सुई बराबर चल रही थी। मेरे कान धमाके की आवाज सुनने को बेताब हो रहे थे। बाजार में ट्रैफिक चल रही थी। ये दिल्ली का बड़ा बारौनक इलाका था। रात के वक्त भी यहाँ बड़ी चहल पहल थी। वक्त गुजरता जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में गुलदान बम के बटन को ऑन किए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। मुझे यकीन होने लगा कि बम नहीं फटेगा। इन लोगों से कोई गलती हो गई है और मवाद को ठीक तरह से नहीं लगाया गया। रेस्तुरान का लड़का मेरी मेज पर से चाय के बर्तन उठाते हुए बोला, सर कुछ और पियेंगे? मैंने कहा नहीं। इसने जेब से बिल निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने 10 रुपए का नोट निकाल कर इसे देकर कहा, बाकी तुम रख लेना। लड़का थैंक यू कहकर ट्रे में खाली बर्तन रख कर वापस मुड़ा ही था कि रेस्तुरान का फर्श एक धचके से आगे को हिला, जैसे जलजला आ गया हो। इसके साथ ही इस कदर खौफनाक धमाके की आवाज आई कि लगता था कि इलाके के सारे मकान फट पड़े हैं। मेरे के हाथ से ट्रे गिर पड़ा और इसके मुंह से चीख निकल गई। रेस्तुरान में और बाहर बाजार में भगदड़ मच गई। जिसका जिस तरफ मुंह उठा वो दौड़ने लगा। दरख्तों में सोए हुए परिंदों ने शोर मचा दिया। कुत्ते भौंकने लगे। रेस्तुरान का मालिक घबराया हुआ रेस्तुरान से निकलकर बाजार में आकर हर एक से पूछने लगा, क्या हुआ भाई, कहाँ बम फटा है? लोग सख्त खौफजदा थे। हर शख्स भाग रहा था। मैं अपनी जगह पर खामोश होकर बैठा था। खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि हमारा मिशन कामयाब हो गया था। मुझे यकीन था कि इतने जोरदार धमाके के बाद शरीराज जिंदा नहीं बचा होगा, बल्कि इसके बदमाशों में से भी कोई जिंदा नहीं रहा होगा। सबके पर खच्चे उड़ गए होंगे। यही हम चाहते थे, यही मेरा मिशन था। मेरा रेस्तुरान में ज्यादा देर बैठे रहना ठीक नहीं था। मैं जाए वारदात के बहुत करीब था और किसी भी वक्त पुलिस या फौज इस इलाके को घेरे में ले सकती थी, लेकिन मुझे हर हालत में कमांडो खालिद और मुजाहिद रहमत खान का इंतजार करना था। इन लोगों ने भी इसी रेस्तुरान में आना था। इस कयामत खेज धमाके के बाद बाजार की दुकानें बंद होना शुरू हो गई थी। जिस तरफ धमाका हुआ था इस तरफ से शोरगुल की आवाजें अभी तक आ रही थी और आसमान रोशन हो गया था। होटल की 5वीं मंजिल में यकीनन आग लगी हुई थी। अब पुलिस की गाड़ियों के हूटरों की आवाजें भी आने लगी थी। मेरी घबराहट कुदरती अमर था। मेरे साथियों में से अभी तक किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। रेस्तुरान में बैठे हुए मेरे सिवा सारे ग्राहक भाग रहे थे। रेस्तुरान का मालिक और बैरा अभी तक बाहर खड़े इस तरफ देख रहे थे जिस तरफ आसमान आग के शोलों से रोशन था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर लगा हुआ था। अचानक पुलिस की वैन शोर मचाती बाजार में दाखिल हो गई। वैगन रेस्तुरान के करीब रुकी। इसमें से पुलिस की पूरी गार्ड बाहर निकली और बाजार में दौड़ने भागने लगी। मैं रेस्तुरान से खिसक कर बाजार की दूसरी तरफ चल पड़ा। मेरे सामने पुलिस के सिपाहियों ने 2 आदमियों को पकड़ रखा था और इसे वैगन की तरफ ले जा रहे थे। मैं पीछे नहीं मुड़ सकता था। पीछे भी पुलिस थी। आगे की जानब नहीं दौड़ सकता था। आगे भी पुलिस पकड़ धकड़ कर रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं निकल जाऊंगा। मैं ऐसे चल रहा था जैसे मुझे पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। 3 पुलिस कांस्टेबल एक आदमी को पकड़कर वैगन की तरफ ले जा रहे थे। जैसे मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से इनके करीब से गुजरा, एक कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा और बोला, कहाँ से आ रहे हो बाबू, ठहर जाओ। मैं ठहर गया। भागने से मामला ज्यादा खराब हो सकता था। 2 कांस्टेबल मेरी तरफ बढ़े। एक ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या बात है? मैं होटल में चाय पी कर आ रहा हूँ। दूसरे संतरी ने मेरी गर्दन को पकड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे तो तुम दहशतगर्द जासूस लग रहे हो। मैंने कहा, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा नाम हरिचंद है। कांस्टेबल ने मुझे पुलिस वैन की तरफ खींचते हुए बोला, थाने चलो पहले। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो कांस्टेबल ने अपने साथियों को आवाज दी,
अरे इधर आओ, मैंने दहशतगर्द जासूस पकड़ लिया है। शायद मैंने जो अपने आप को छुड़ाने की जदोजहद की थी, इससे वो समझा कि मैं भागने लगा हूँ और जरूर पैलेस होटल के धमाके से मेरा कोई ताल्लुक है। 3-4 मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल दौड़ कर आ गए। उन्होंने मुझे काबू कर लिया और दूसरे आदमियों के साथ वैगन में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। ये सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर हो गया था कि मैं सिवाय हैरान और परेशान होने के और कुछ नहीं कर सका था। मेरा इस तरह पुलिस के हाथों पकड़ा जाना मेरे साथियों के लिए खतरे का बायस हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक बात थी, क्योंकि इस दिल्ली शहर में मैं पुलिस इंटेलिजेंस के 3 आदमियों को हलाक कर चुका था और एक CID वाले आदमी ने मुझे कुछ अरसा पहले मुश्ताक साहब वाले क्वार्टर में आते जाते देखा भी था। अगर इससे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान सकता था। इंटेलिजेंस के तीनों आदमियों का खून इसी क्वार्टर के इर्द गिर्द इनकी ड्यूटी के दौरान हुआ था। वैगन चारों तरफ से बंद थी। मेरे साथ 3 और आदमी भी थे जिनको पुलिस ने शुबे में पकड़ लिया था। ये तीनों घबराए हुए थे। इनमें से एक बार बार कह रहा था, मेरा बेटा अखबार के दफ्तर में काम करता है, मैं इन पुलिस वालों को समझा लूंगा। यकीन करें, मैंने इस वक्त खुलूसे दिल से खुदा से दुआ मांगी कि मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर लूं, क्योंकि अब मेरे बचने की यही एक सूरत थी, मैं सांप के रूप में आ जाऊं। मगर मेरी दुआ कामयाब नहीं हुई, मैं सांप न बन सका। पुलिस वैगन रात की तारीकी में दिल्ली की मुख्तलिफ सड़कों पर से तेजी से गुजरती एक तरफ घूमकर रुक गई। हमें बाहर निकाला गया। ये कोई पुलिस स्टेशन था। वहाँ पुलिस की पूरी गार्ड मौजूद थी। एक थानेदार हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। वो सिख था। इसने पूछा, मुल्जिमों को पकड़ा कि नहीं? जिस कांस्टेबल ने मुझे दबोचा था वो बोला, सर ये तीनों दहशतगर्द जासूस हैं सर, जय वारदात से भाग रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू किया सर। सिख थानेदार ने हमें पंजाबी में गाली देकर कहा, अंदर दे दो इनको। इस वक्त हमें हवालात में बंद कर दिया गया। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, अब क्या होगा? वो लोग मुझे कहाँ तलाश कर सकेंगे? मेरी मदद को तो कोई भी नहीं आएगा। मैं मुश्ताक साहब का नाम भी जाहिर नहीं कर सकता था। पुलिस स्टेशन पर एक अफरा तफरी सी मची हुई थी। मालूम हुआ कि पैलेस होटल का पूरा एक ब्लॉक धमाके से उड़ गया है और एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। इस खबर से मुझे इत्मीनान जरूर हुआ था, लेकिन मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस गया था जिससे बज़ाहिर मुझे छुटकारा मिलना नजर नहीं आता था। मेरे साथ हवालात में 3 आदमी थे। इनमें 2 नौजवान थे, एक पक्की उम्र का था। तीनों हिंदू थे। पक्की उम्र वाले आदमी का बेटा दिल्ली के किसी अखबार में मुलाजिम था। वो बार बार हवालात के बाहर खड़े मुसल्ला संतरी को कह रहा था कि मुझे टेलीफोन करने दो, मैं तुम सब लोगों को लाइन हाजिर करवा दूंगा। इसका शोर सुनकर एक हेड कांस्टेबल आ गया। इसने जब सुना कि इस आदमी का बेटा दिल्ली के किसी अखबार में काम करता है तो इसने कहा, लाला जी अपने बेटे का टेलीफोन नंबर बताओ, हम अभी मालूम कर लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। लाला जी ने अखबार के दफ्तर का नंबर दिया और कहा, मेरे बेटे का नाम भूषण दास है, वो रात की ड्यूटी पर होता है, इस वक्त दफ्तर में ही होगा, मेरी इससे बात करवाओ। हेड कांस्टेबल ने कहा, बस बस आराम से बैठो, हम अभी फोन करके मालूम करते हैं। हेड कांस्टेबल चला गया। लाला जी बार बार एक ही फिक्रा दोहराने लगे, मैं पूरे थाने को डिसमिस करवा दूंगा, इन्हें एक शरीफ आदमी को हवालात में बंद करने का मजा चखा दूंगा। थोड़ी देर बाद वही हेड कांस्टेबल आ गया। इसने लाला जी से कहा, लाला जी बाहर आ जाएं। लाला जी ने बड़े फख्र के साथ कहा, अब तुम लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ। हेड कांस्टेबल लाला जी को हवालात से निकाल कर अपने साथ ले गया। मैं और अपने 2 साथियों समेत हवालात में ही बंद पड़ा रहा। ये दोनों नौजवान हिंदू थे और किसी कॉलेज में पढ़ते थे। इनमें से एक कहने लगा, पुलिस हमारी स्टूडेंट यूनियन की पावर से शायद वाकिफ नहीं है, सुबह होने दो, मैं इन्हें देख लूंगा। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। मैंने यूं ही कह दिया कि दिल्ली के एक फ्रेम में हेडक्वार्टर लगा हूँ। रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था कि धमाका हुआ। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर जाने लगा तो पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया। मैं बेगुनाह हूँ। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मियाँ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सुबह होने से पहले पहले आपको भी हम यहाँ से निकलवा कर ही दम लेंगे। मगर मुझे मालूम था कि मेरा वहाँ से निकलना अब तकरीबन नामुमकिन था। मैंने पुलिस को कहा था कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और जब इन्हें मालूम होगा कि मैंने झूठ बोला था तो मुझ पर इनका शक शुबा और पुख्ता हो जाएगा और मुझे किसी टॉर्चर सेंटर पर ले जाकर मुझ पर तशद्दुद का घनौना सिलसिला शुरू हो जाएगा।
कुछ ही देर बाद मुझे सिख थानेदार के सामने ले जाया गया। इसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने घबराहट में अपने आप को हिंदू जाहिर किया था और अपना नाम हरिचंद बताया था। ये नाम हिंदू कांस्टेबल को याद था। ये हिंदू कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद था। मैं कोई दूसरा नाम नहीं बता सकता था। मैंने कहा, मेरा नाम हरिचंद है। कहाँ काम करते हो? सिख थानेदार ने पूछा। कांस्टेबल ने कहा, जनाब ये कहता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सिख थानेदार ने मेरी तरफ घूरते हुए पूछा, कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैंने यूं ही कह दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हूँ। सिख थानेदार बोला, तुम दिल्ली वाले नहीं लगते, पंजाबी हो? मैंने पंजाबी में कहा, जी हाँ, जलंधर में हमारा घर है। मैंने ये सोचे समझे बगैर जलंधर का नाम ले लिया था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पंजाबी बोलने का लहजा जलंधरियों वाला नहीं था। यही ऐतराज सिख थानेदार ने किया और कहा, तुम जलंधर के नहीं हो, तुम तो पाकिस्तान के जेलम और चकवाल के रहने वालों की तरह पंजाबी बोलते हो। सच सच बता दो कि इस धमाके में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? मैं खुद ही अपने जाल में फंस गया। मैंने कहा, मैं दहशतगर्द जासूस नहीं हूँ, मैं भारत सरकार का मुलाजिम हूँ, आप पता कर सकते हैं। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और अपने जाल में मजीद उलझता जा रहा था। मैं ऐसा करने पर अब मजबूर था। हेड कांस्टेबल बोला, जनाब ये मुझे पाकिस्तानी दहशतगर्द जासूस लगता है, हमने ठीक मुजरम को पकड़ा है। सिख थानेदार को यकीन हो गया था कि इसने पैलेस होटल में धमाका करने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों में से एक को पकड़ लिया है। वो बड़ा खुश था। इसने इसी वक्त किसी जगह फोन किया और कहने लगा, सर मैं गुरुदास सिंह SHO थाना नेहरू नगर से बोल रहा हूँ। सर हमने एक दहशतगर्द जासूस को पकड़ लिया है। यस सर, थैंक यू सर। इसने फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ फातिहाना अंदाज में देखते हुए बोला, अभी तुम सब कुछ बक दोगे। इसने कांस्टेबल से कहा, इसे अलग ले जाकर दूसरी हवालात में बंद कर दो और हथकड़ी लगा कर ले जाना। तुमने अभी तक इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? इसने चिल्लाकर बाहर से किसी संतरी को आवाज दी और कहा, हथकड़ी ले आओ। मुझे इसी वक्त हथकड़ी लगा दी गई। मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिख थानेदार ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे बिल्कुल करीब आकर कहा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंने बेतिली से कहा, हरिचंद। मैं और क्या नाम बता सकता था? फंस गया था। अब अपने झूठ को मजीद पुख्ता करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। सिख थानेदार ने हिंदू कांस्टेबल को हुक्म दिया, इसकी पतलून उतारो, अभी पता चल जाता है ये कौन है। ये एक ऐसा इम्तिहान था कि जिसमें मैं फेल था। कांस्टेबल ने मेरी पतलून नीचे कर दी। सिख थानेदार ने फातिहाना गरज के साथ कहा, ये पाकिस्तानी मुसलमान जासूस है। इसने मुझे गर्दन से पकड़कर फर्श पर बिठा दिया और पंजाबी में इंतहाई धीमे लहजे में बोला, ये बात साबित हो गई है कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो और तुम लोगों ने ही पैलेस होटल में धमाका करके 70 आदमियों को हलाक किया है। लेकिन चूंकि तुम पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथियों के नाम पता बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। मैंने कहा, सर जी आपने मुझसे सच बोलने को कहा है तो सच ये है कि मैं पंजाबी हूँ, मुसलमान हूँ, मशरकी पाकिस्तान में कारोबार करता था। ढाका फाल हुआ तो मुक्ति बाहिनी वालों से जान बचाकर भारत में दाखिल हो गया। अब मैं वापस पाकिस्तान जाने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी होटल में धमाका हो गया और आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ। मेरा किसी दहशतगर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। सिख थानेदार ने मेरी गर्दन छोड़ दी और कांस्टेबल से कहा, इसे बंद कर दो। मुझे एक दूसरी हवालात में बाकी हवालातियों से अलग करके बंद कर दिया गया। सारी रात मैं फटे पुराने कम्बल में ठंडे फर्श के कोने में पड़ा ठिठरता रहा। सुबह हुई तो एक संतरी आ गया। मेरी हथकड़ी हवालात में बंद करने से पहले खोल दी गई थी। संतरी ने आते ही मुझे दोबारा हथकड़ी लगाई और एक तंग कमरे में ले गया जहां 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया और हथकड़ी की जंजीर दीवार के एक कुंडे से बांध दी। इतने में सिख थानेदार एक और आदमी के साथ आ गया जिसने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। इस आदमी को देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने इसे पहले कभी कहीं देखा था। एकदम से मेरे जिस्म में खून की सर्द लहर दौड़ गई। ये वही इंटेलिजेंस वाला आदमी था जो कुछ अर्से पहले जब मैं अपनी बीवी जमीला के साथ मुश्ताक अली साहब के क्वार्टर में मुकीम था तो वहां मंडलाया करता था। इसने अंदर आते ही मुझे पहचान लिया और थानेदार से कहा, ये वही पाकिस्तानी जासूस है। सिख थानेदार ने पलटकर मुझसे पूछा, तुम पर अब हमारे महकमे के 3 आदमियों का कत्ल भी साबित हो गया है। तुम गंदे नाले वाले क्वार्टरों में रोपोश थे
اور تم نے ایک رات ہمارے 2 آدمیوں کو اور اس کے بعد ہمارے ایک انٹیلیجنس آفیسر کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دی تھی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں مشرقی پاکستان سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے مکتی باہنی سے جان بچانے کے لیے بھارت میں پناہ لی ہے، آپ مجھے عدالت میں پیش کریں۔ سکھ تھانے دار نے میرے سر پر کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ کانسٹیبل نے میری پسلیوں میں اتنی زور سے ٹھڈا مارا کہ میں دوہرا ہو گیا۔ درد کی شدت سے میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ اوپر سے سکھ تھانے دار نے مجھے گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے سر دونوں بازوؤں میں چھپا لیا اور مار کھاتا رہا اور بار بار کہتا رہا میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ سکھ تھانے دار جب مجھے مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے 2 سنتریوں کو بلایا۔ اب انہوں نے مجھ پر گھونسوں اور لاتوں سے حملہ کر دیا۔ جب میں ادموا ہو کر گر پڑا اور نیم بے ہوش ہو گیا تو تھانے دار نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہا میں تھوڑی دیر بعد پھر آؤں گا، اگر تم نے اپنے پاکستانی ساتھی دہشت گردوں کے نام پتے نہ بتائے تو میں اپنے ریوالور کی گولی تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ سنتری نے مجھے جاتے جاتے ایک لات ماری اور پھر وہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ مجھے ہتھ کڑی لگی تھی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر دیوار کی ہک میں پھنسا کر وہاں بھی چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ اکٹھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دکھتے ہوئے جسم کو سہلانے کی کوشش کرتا رہا۔